हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और हम कर रहे हैं हिंदी को। हिंदी का आज दूसरा यूनिट है सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी वर्णमाला। और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये है ही कि जो हम लोग 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे लगभग सारे सब्जेक्ट में। लेकिन जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नए बच्चे होते हैं वो करंटली इसको पढ़ते हैं और पुराने बच्चों से आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो पुराने बच्चों को भी क्या करना है, जिनकी तैयारी अच्छी हो रखी है इसको रिवीजन जरूर करना है। केवल प्रैक्टिस सेट के ही भरोसे बैठना वो सही नहीं है। रिवीजन सारी चीजें करनी है और अभी से करनी है, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला को। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी जो भी हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला को, जिसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अब आप देखिए कि जब कोई भी भाषा होती है, जब हम उसको सीखते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि भाषा क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे के साथ। तो उस भाषा को जब हम सीखते हैं तो उसके लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स यानी उसकी माला को आना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो भाषा को जानने के लिए उसकी जो वर्णमाला है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए जो भाषा शब्द है यहीं पे मैं आपको बताऊं, कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। जो भाषा है वो संस्कृत का एक शब्द है भास, इससे बना हुआ है और इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, आपने देखा होगा जब बच्चा प्ले ग्रुप और नर्सरी में जाता है तो स्टार्टिंग में उसको राइटिंग नहीं करवाई जाती है बल्कि बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, भाषा चाहे उसको वर्णमाला इंग्लिश हो या हिंदी अल्फ़ाबेट सॉरी हिंदी वर्णमाला हो या इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, पहले बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, तो भाषा स्टार्ट कहाँ से होती है, बोलने से होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग अब हम उसका यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। चलिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, और इसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जो क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आगे बढ़ते जाएंगे तो अक्षर आ जाता है, फिर उसके बाद आता है शब्द, इसके बाद आता है पदबंध, फिर उपवाक्य और फिर वाक्य आ जाता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ध्वनि और दूसरा है वाक्य। ठीक है, ध्वनि तो मैंने आपको बता दी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वाक्य क्या है, भाषा का सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई का मतलब क्या है कि जब वाक्य को कहा जाता है तो आप भाषा को प्रॉपर तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, वर्ण क्या है, हमने बोला, छोट स्टार्ट करा उस चीज को, भाषा को बोलने के लिए, लेकिन जब हम वाक्य तक पहुंचे हैं तो हमने भाषा को क्या करा है, सार्थक रूप में अपना लिया है और अब हम वाक्य को बोलने लगे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब वाक्य बोले जाते हैं तो यानी हम उस चीज को पूरा समझ जाते हैं वाक्य से। अब देख लेते हैं वर्ण को। देखिए, फिर मैंने बार बार वो चीज़ें इसलिए लिखी हैं, छोटी से छोटी चीज़ें, ताकि आप लोगों के पास नोट्स बने और जो चीज़ लिख के हम देखते हैं आगे से वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं अकॉर्डिंग टू जब हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर से मैं बोल रही हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण है, और जब वर्णों को व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है वही क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि साइंस क्या है, साइंस में क्या होता है, किसी भी चीज को सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता है, किसी चीज का अध्ययन किया जाता है तो वो साइंस कहलाती है। वैसे ही हमने कहा कि वर्णों को जब हम सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से लिखेंगे, यानी हमने जैसे अ से स्टार्ट किया और ज्ञ तक लिखा। ठीक है, और आप पता है वर्णमाला कैसी होती है, लेकिन अगर हम प से स्टार्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं सपोज दैट, हाँ, ज्ञ तक, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, हमने क्या करा, अ से ज्ञ तक हमारी क्या है, वर्ण है, तो ये क्या है, व्यवस्थित तरीका, ये है वर्णमाला का मतलब। चलिए, अब आप देखिए जो वर्ण होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले
जो वर्ण के प्रकार है पहला, वो होता है स्वर। ठीक है, स्वर होता है जिसे इंग्लिश में वॉवल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्वर क्या होते हैं। ठीक है, जो एकदम स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं, यानी उनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, खुद किसी बिना किसी की सहायता से हम उनको बोल सकते हैं। वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको पता है कितने वॉबल्स होते हैं, 5 होते हैं, और हिंदी में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली इसे हमें समझना है। ये तो आपने समझ लिया कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, और इनको बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो देख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर आपको क्या लिखना है, अगर सिंपल क्वेश्चन आए स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे। फिर अगर एक क्वेश्चन आता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो अलग से, तो तब उनकी संख्या आ जाती है 10। उसकी क्यों आती है संख्या, फिर मैं आपको बताऊंगी। अब आप देखिए, जो स्वर होते हैं इसमें अयोगवाह भी होते हैं 2। और कौन कौन से, वो होते हैं अंग आह। ठीक है, जो अंग से अंगूर है और आह खाली है, ये दोनों अयोगवाह हैं। अगर इन 11 के साथ इन 2 को भी मिला दिया जाता है तो तब इनकी संख्या हो जाएगी 13। अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा 13 वाला, तो पूछा जाएगा कि जब स्वरों में अयोगवाह को मिलाया जाता है तब स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए आप। तब उनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। लेकिन साधारण अगर क्वेश्चन आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ अंग आहा, ये क्या है, 13 स्वर हैं, जिसमें से ये 2 क्या हैं, अयोगवाह स्वर हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कहा कि उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। तो जब ऐसा होता है तब री को भी उसमें काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन बेसिकली 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे और डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप 1-2 बार करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन की। अब व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और व्यंजन स्टार्ट होते हैं क से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क से। अंग आह तक तो स्वर हो गए। उसके बाद जब क से स्टार्ट होते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। क को जब बोला जाता है तो क हलंत लगाए, यानी आधा क, धन उसके साथ साउंड बोलेंगे तो क अ साउंड भी आ रहा है, यानी अ क्या है, एक स्वर है। तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे बोलना चाहो, वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है क अ, त है त अ। ठीक है, ये 2 चीजें क्लियर होगी। अब आप देखिए, जो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। लेकिन 2 व्यंजन ऐसे होते हैं हिंदी में जो एक टेंडेंसी रखते हैं, 2 तरीके की टेंडेंसी रखते हैं, ड और ढ। ठीक है, ड और ढ को सिंपल भी लिखा जाता है, आगे मैं जब द्विगुण व्यंजन बताऊंगी उस समय आपको बताऊंगी। ठीक है, ड और ढ को सिंपल भी लिखा जाता है और बिंदी भी इसमें लगाई जाती है। ठीक है, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग होता है और इनकी संख्या होती है द्विगुण व्यंजनों की केवल 2। और जब इनको मिला दिया जाता है तब व्यंजनों की संख्या 35 होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या पूछी। ठीक है, तो ये हो गए हैं व्यंजन, बेसिक हमने समझ लिए हैं। ठीक है, अब हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण देख लेते हैं। ये मैंने कहा स्वर। ठीक है, ये स्वरों की हमने बात की और ये व्यंजन की बात की। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ वर्ण के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए नीचे, वर्ण के बारे में। वर्ण की बात करेंगे हम कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से आप देखिए तो 45 होते हैं, क्योंकि 10 स्वर हमने उच्चारण के आधार पर पढ़े थे और 35 क्या हैं, ये
व्यंजन हैं। तो इस आधार पर 45 उच्चारण के आधार पर टोटल वर्ण होते हैं, ध्वनियां होती हैं। लेखन के आधार पर देखेंगे तो 52 होते हैं और ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है इसमें। ठीक है, लेखन के आधार पर हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है वो टोटल होती है 52, जिसमें 13 स्वर जो मैंने यहाँ पढ़ाया आपको, 35 द्विगुण को मिला के, और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ये भी हम पीछे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, संयुक्त स्वर को भी तो आपने ये देख लिया। और मेन क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको 3 बता दूं कि स्वरों की संख्या 11, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33, और हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52। ठीक है, इन्हें याद कर लेंगे। बाकी अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या कुछ और मॉडिफाई आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण तो लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कई तरीके से होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर तो हम इसी चीज को, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए, 3 आधार हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के, 3 भागों में से बांटा गया है। पहला देखिए, ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, कौन सा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो यहीं पे आप समझ लीजिए कि इन स्वरों के उच्चारण में कम टाइम लगता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, और जो चीज छोटी होती है उसे जल्दी से बोल सकते हैं। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जैसे छोटा आ, छोटी ई, ऊ। वैसे छोटा आ कुछ नहीं होता है, आ होता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ बस। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के लिए क्या होते हैं? ये तीनों ह्रस्व स्वर में आते हैं। ठीक है, क्या लगता है? इनमें टाइम कम लगता है, इसे ध्यान रखें। अब आ जाते हैं दीर्घ स्वर, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इन चीजों को पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं। उच्चारण में जब बड़े होंगे तो उच्चारण में समय भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और किसके अकॉर्डिंग? जो ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं, उनसे थोड़ा अधिक समय लगता है। तो जब ज्यादा समय लगता है तो इस आधार पर जितने भी बड़े स्वर होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, और इसमें ए और औ भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे इसमें सम्मिलित होंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, इनमें बोलने में टाइम ज्यादा लगता है। अब आ जाता है पलुत स्वर। तीसरा क्या है? पलुत स्वर। अब इसमें देखिए, हमने कहा ह्रस्व स्वर में कम टाइम लगता है, दीर्घ में थोड़ा ज्यादा लगता है, और जो पलुत स्वर होते हैं इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका जो, अब देखिए, ये तो मैंने आप लोगों के नोट्स के अकॉर्डिंग लिखा है, मेन आपको यही देखना है कि इसमें दीर्घ के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम लगता है। अब इनका जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? जैसे आप देखते होंगे, बेसिकली रामलीला देखते हैं और नाटक वगैरह देखते हैं, तो उनमें जब प्रोनाउंस किया जाता है शब्दों को तो थोड़ा लंबा खींच लिया जाता है। जैसे हमने कहा राम, ठीक है, हमने ऐसे तो नहीं कहा राम, हमने कहा राम। ठीक है, संवाद जब होते हैं, जैसे हमने कहा ओम, तो इसमें क्या हो रहा है? लंबा टाइम खींच रहा है बीच में। ये जो साइन मैंने दे रखे हैं, यानी टाइम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ये तीनों चीजों को देख लेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और जहां से क्वेश्चनों का भंडार होता है वहां चलते हैं, और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और आपको, मैं यकीन मानिए, एक ही बार में ही याद हो जाएगा कि कौन से मूर्धन्य हैं, दंत्य हैं, ओष्ठ हैं, ये सारे एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्वर आपने पढ़ लिए हैं, और अब हम देख लेते हैं व्यंजन को। व्यंजन की हम बात करेंगे तो व्यंजन हमने किसे कहा? जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं वो क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन को मैंने यहाँ पे 5 भागों में बांटा है, वर्गों में बांट दिया है इसको, ताकि हम समझ पाए। देखिए, अगर आप लोग जैसे 12th पास हो गए, स्कूलिंग हो गई है, उसके बाद अगर 100 बच्चों से पूछा जाए, अगर वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि वर्णमाला सुनाइए हिंदी की, तो मुश्किल से 100 में से 5 लोगों को मेरे हिसाब से आएगा। लेकिन जो हम लोग, आप लोग कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की एक खासियत होती है कि वो हर चीज़ को इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं कि उनको सब चीज़ें आती हैं, तो ये कि बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए, अब आप देखिए, इसमें मैंने 5 वर्ग बनाए हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। ठीक है, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा है त वर्ग, और पांचवा है प वर्ग।
ठीक है। ये 5 वर्ग इसमें हैं। आप क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पहले आप समझ लीजिए कैसे कैसे। क वर्ग है यानी इसके अंतर्गत 5 आएंगे, 5 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग्या। ऐसे ही आएंगे सब में, ठीक है। बाकी वर्णमाला तो आप लोगों को आती होगी ना, मैं एक एक करके नहीं पढ़ रही हूँ। अब आप देखिए, इसमें जो पांचों वर्ग हैं, इसमें रोल है हमारे गले से लेके, हमारे कंठ से लेके और हमारे होंठ तक, बस यहीं तक इनका रोल है। और समझिए आप, जो क वर्ग है, आपने सुना होगा कि जैसे कोई गाना गाता है तो लोग बोलते हैं कि उसका कंठ जो है वहां पे सरस्वती वास करती है, ठीक है। गले का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग्या, ये कहाँ हो रहे हैं? गले में बोले जा रहे हैं, कंठ में बोले जा रहे हैं, ठीक है। कंठ से इसका मतलब है, तो क वर्ग, और क से आप कंठ भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट वर्ग क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। आप इसको बोलते हुए भी चलेंगे। हमारे जो मुंह का पिछला हिस्सा है, ठीक है, उसको तालू कहते हैं, ठीक है। वहां से अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो क्या कहते हैं? च, छ, ज, झ, इया। अब क्या हो रहा है कि जीभ टच नहीं हो रही, लेकिन हम गले से थोड़ा ऊपर आए हैं बाहर की तरफ, और यहाँ से हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। अब और आगे आएंगे थोड़ा सा मुंह में, तो मुंह के भीतर आगे का हिस्सा हम जीभ को टेढ़ी कर लेंगे, और वो जीभ हमारी क्या होगी? ऊपर टच होगी। आप बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अण, ऊपर। तो इसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। और कैसे हम लॉजिक लगाएंगे कि हमने जीभ को मोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगी? मूर्धन्य हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो इसके बाद हमारे दांत आ जाते हैं, ठीक है। और त वर्ग को बोल के देखिए, ट, थ, द, ध, न। जीभ को कहाँ टच कर रहे हैं हम लोग? दांतों से। तो त वर्ग किसके अंतर्गत आ जाएंगे? दंत्य, ठीक है। दंत्य वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे, जिन्हें हम दांत से बोलते हैं, ठीक है, जीभ के साथ मिल। चलिए, और लास्ट में आप देखिए आ जाएगा प वर्ग। अब दांत के बाहर क्या बचे? हमारे होंठ बचे, ठीक है। क्या बचे? होंठ बचे। अब होंठों के माध्यम से हम बोलेंगे, देखिए, प, फ, ब, भ, म। जीभ का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल होंठों का। तो आप एक बार फिर से, अगर मैंने आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है नोट करके समझने के लिए, तो देखिए, गले से स्टार्ट हुआ और होंठों तक पांचों वर्ग को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को एक बार में, पर इसको प्रैक्टिस जरूर करना है एक बार, ठीक है। वरना अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं, तो आप पेपर देने तक ही कंफ्यूज रहेंगे, कौन सा दंत्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा कंठ से बोला जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जैसे क वर्ग को कंठ से शुरू किया जाता है, यानी गले से शुरू किया जाता है, ठीक है। फिर मुंह का पिछला हिस्सा जिसे तालु कहते हैं, और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग आता है। इसके बाद फिर जीभ को मोड़ के अगले हिस्से में जब लगाते हैं हम, तो उसे मूर्धन्य कहते हैं, और उसमें कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग आता है। थोड़ा सा आगे आएंगे और फिर हमारे दांत आ जाते हैं। दांत से जब जीभ टकराती है तो कौन से वर्ग आता है इसमें? दंत्य, ठीक है, दंत्य बोलते हैं। और वर्ग कौन सा आ जाएगा? त वर्ग आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं लास्ट में होंठ आ जाते हैं, और होंठों से हम प वर्ग को बोलते हैं, जिसे ओष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए, अब इसके बाद आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं जब, तो इनको आप देखिए कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? य, र, ल, व। बोल के आप देखिए इनको। तो इसमें जो हमारी ध्वनि, जो साउंड होता है, वो क्या होता है? किसी से नहीं टकराता है, बल्कि सीधे हम इसको बोल सकते हैं मुंह से, ठीक है। ट्राई करिए, य, र, ल, व, ठीक है। कोई कहीं पे नहीं टकराए, बल्कि इनको सीधे बोल दिया जाता है। और जो हमारा कंठ है उसके नीचे से ही हम इसे बोल लेते हैं, तो इसको इसीलिए कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ जाते हैं बोल के देखेंगे आप लोग? श, श, स, ह। और अपने मुंह के आगे उंगली रखिए, तो जब आप इसको बोलेंगे तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी गर्म हवा बाहर निकलती है, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, श, श, स, ह, ठीक है। और जब आप वर्ण बोलेंगे तो उनमें ऐसी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। दैट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन।
ठीक है। व्यंजन तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सभी व्यंजन क्या होते हैं, स्वर के माध्यम से बोले जाते हैं। लेकिन जो ये संयुक्त व्यंजन है, ये स्वर के साथ जरूरी नहीं कि स्वर के साथ मिलके बने होंगे, बल्कि ये ऐसे व्यंजन है जो व्यंजनों के साथ मिलके बने हैं। ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, संयुक्त व्यंजन, यानी दो व्यंजन मिले हैं तब एक तीसरा व्यंजन बना है। ठीक है। और ऐसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या केवल वर्णमाला में 4 है। और देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे हमने कहा अक्षर, ठीक है, और किन वर्णों से मिलके बना है, आधा क और श से। फिर हमने कहा त्र, आधा त और र से मिलके बना है त्र। फिर आ जाता है ज्ञ, और ज्ञ किससे मिलके बना है, आधा ज और या से मिलके बना है। ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, पहले तो चारों याद रखिए, लेकिन ज्ञ वाला जो है इसको याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा। ठीक है। चलिए अब आ जाता है श्रमिक वाला श्र जो है, ठीक है, ये बना है श, औधा श और र से मिलके बना। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। और आप देखेंगे इसको, बिल्कुल नोट्स बना लीजिए ऐसे ही करके आप लोग। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है 2 वर्णों के मेल से, और वर्ण कौन से होंगे, वो केवल और केवल व्यंजन होंगे। चलिए अब मैंने आपको बताया था आगे क्या आ जाएंगे, द्विगुण व्यंजन आ जाएंगे। देखिए पूरी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं जो 2 तरह की टेंडेंसी रखते हैं, ड और ढ। ड से डमरू, ढ से ढोलक वाला। इनका प्रयोग सिंपल भी होता है और इनका प्रयोग क्या होता है, बिंदी लगा हुआ भी होता है 2 प्रकार से। जैसे हमने कहा डमरू, ढोलक, तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है। लेकिन हमने कहा पेड़, पढ़ाई, तो इनमें क्या है, बिंदी भी लगी है। यानी ये 2 गुण रखते हैं जहाँ पे जिस हिसाब से इनको लिखा जाता है। ठीक है, वर्णमाला के हिसाब से। चलिए अब आप देखिए लास्ट है इसमें, एक ये और एक और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने फिर से 5 वर्ग यहाँ पे लिख दिए हैं। और 5 वर्ग अगर मैं आपको बोलूँ, देखिए मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ। क वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से। च वर्ग तालु से। ट वर्ग आगे आएंगे तो मूर्धन्य से। त वर्ग दांत से। और प वर्ग किससे, होंठ से, ओष्ठ। तो ये पांचों वर्ग ऐसे याद होने चाहिए आपको बाय हार्ट। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये अघोष और सघोष, और घोष भी इसे कहते हैं, ये क्या चीजें होती हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए ये वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता। ठीक है। और ऐसे वर्ण कौन से होते हैं, जो वर्ग है ना, ये पांचों वर्ग हैं, इन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। और बोल के आप देख लीजिए, इस टाइम पे उच्चारण में आपको कंपन फील नहीं होगा, आप डायरेक्ट बोलेंगे। चलो चलो हम बोल के देख लेते हैं। क ख, च छ, त ठ, त थ, प फ। यानी आपने इनको सडनली बोल लिया है और कंपन होने की तो चांसेस नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम इन्होंने लिया ही नहीं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सघोष क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न हो। और ऐसे जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ये वर्ग है ना, ये वर्ग, इसको आप याद कर लीजिए, वर्ग है ये। इन वर्गों का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, ये सघोष होंगे। और इनको आप बोल के देखिए, जैसे ग, ख, अंग्या। तो तब क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है जब हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हैं। अघोष क्या है, जिनको आप फट से बोल लेते हैं और कंपन नहीं होता है, ठीक है, उच्चारण करते हुए। और ऐसे शब्द पहले और दूसरे होते हैं प्रत्येक वर्ग में। ठीक है। हर वर्ग में, ये देखिए आप, इसको ऐसे कर देती हूँ, हर वर्ग में जो आगे के पहले और दूसरे हैं ये अघोष है। और इसके बाद जो तीसरे से लेके पांचवें तक जो वर्ण है, ये क्या है, सघोष या घोष है। ठीक है, इसे याद रखिए, ये क्या है। चलिए अब आप देखिए लास्ट, अल्प प्राण और महाप्राण, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, और कौन सा अल्प वर्ण प्राण है, कौन सा महाप्राण। अब यहाँ पे अल्प यानी अल्प मतलब छोटा सा, थोड़ा सा। और प्राण का मतलब यहाँ पर है वायु से, हवा से मतलब। अब आप देखिए कुछ जो हमारे 5 वर्ग पीछे हैं, क च त, ऐसे वर्ग हैं जो, इनमें हम देखेंगे। ठीक है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो लेटर होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अल्प प्राण। ठीक है, 3 मैंने इसमें लिखे हैं।
ALP लिखा है, तो 3 पहला, तीसरा, पांचवा। अब आप बोल के देखिए, जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह से थोड़ी सी हवा निकलती है, कम हवा निकलती है, जैसे क, ग, अंग्या। ठीक है, तो इनमें कम हवा निकली, तो ये क्या है, अल्प प्राण है। अल्प का मतलब कम और प्राण का मतलब होता है यहाँ पे हवा और वायु से। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अब आ जाता है महाप्राण। महा का मतलब होता है बड़ा और प्राण का मतलब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु या हवा से मतलब हो जाएगा। और जब हम इन वर्णों को मुख से उच्चारित करते हैं तो हवा क्या होती है, ज्यादा निकलती है, और इसको हम लिख देते हैं महाप्राण। 2 लेटर है इसमें और इसमें भी 2 अंक है। ठीक है, इनमें 3 लेटर थे, 3 अंक। चलिए, ये एक वैसा लॉजिक है, मतलब ठीक है, वैसे इसको समझ के ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये ट्रिक वगैरह हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं अगर आप पढ़ लो तो। ठीक है, चलिए, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। और इसमें हवा ज़्यादा निकलती है। जैसे हमने क बोला तो थोड़ा सा, ख बोलेंगे तो आप देखिए ज़्यादा हवा निकलती है मुख से, घ बोलेंगे तो ज़्यादा, छ बोलेंगे या ज बोलेंगे तो इससे भी क्या हो रहा है, ज्यादा वायु निकल रही है। दूसरा और चौथा हो गया ये क्लियर। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण हो गए, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए, अब 4-5 हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी तो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चाहे वीकली करें, मंथली करें, या एग्जाम के दौरान तो हम फुली क्या कर देते हैं, प्रैक्टिस सेट ही करते हैं। और उसमें हम तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक सैंपल दे रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, या कहीं पे ध्वनि लिखा हुआ भी आता है, कंफ्यूज नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, तो हमने देखा था आधा ज और इया से। ठीक है, इसे याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ से निकल रही हैं, गले से निकल रही हैं। और पहला वर्ग कौन सा है व्यंजन में, क वर्ग है जो गले से निकल रही है, तो क और ख इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण वर्ण या व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, वर्ण भी लिखा आ सकता है, व्यंजन भी लिखा आ सकता है। कौन से हैं, तो महाप्राण में ज्यादा हवा लगती है, ज्यादा हवा लगती है जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं। और महाप्राण में कितने लेटर आ रहे थे, 2, तो 2 अंक आएंगे। और कौन कौन से, दूसरा और चौथा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ख और घ आ जाता है। ठीक है, महाप्राण वर्ण है ये। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो स्वर हैं ये, और मैंने आपको बताया था कौन कौन से, अंग, आहा हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और इनको आप क्या बोल रहे हो, अपने कंठ के नीचे से ही बोल दे रहे हैं, अंदर ही अंदर। ठीक है, य, र, ल, व। क्वेश्चन तो इसमें जितने चाहो उतने बनवा लो, लेकिन क्या होता है कि हम लोग इसमें थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस डाला है लास्ट में समझने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आप लोग, बहुत इजी टॉपिक है। और हर कोई बोलता है कि हमें आती है वर्णमाला, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि रिवीजन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, बार बार बोल रही हूँ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, सिलेबस अपने सामने होगा और अपने नोट्स में चिपका दीजिए दीवार पे बिल्कुल सिलेबस को, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।